यूं तो हमारी जो शासन व्यवस्था है, भारतीय शासन व्यवस्था है, संविधान का जो निर्माण हुआ है और शासन व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था में बहुत सारे छाप आपको ब्रिटेन के दिखते हैं, यूके के दिखते हैं, उसकी व्यवस्था जैसी हमारी व्यवस्था दिखती है। इसके पीछे कारण यह है कि करीब करीब 200 साल तक अपनी नीतियों और अपने बनाए हुए नियमों से वो हमारे देश की व्यवस्था को चलाए थे। अलग अलग समय में रेगुलेटिंग एक्ट से जो चालू होता है उनका 1935 का भारत शासन अधिनियम तक उन्होंने कई बदलाव किए और यहाँ की शासन व्यवस्था को चलाई है, संभाली है। और इसी का प्रमाण है कि हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था हमारे यहाँ है, लोकसभा राज्यसभा, और एक पद जो संसद 3 को मिलाकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो द्विसदनीय व्यवस्था में लोकसभा राज्यसभा तो हो गया, ये राष्ट्रपति किस तरह का कॉपी है ब्रिटेन से या ब्रिटेन की व्यवस्था से किस तरह से मिलता है? तो राष्ट्रपति का पद हमारा ब्रिटेन की व्यवस्था से, वहां के जो राजा होते थे, वहां विक्टोरिया जो होती थी, राजा का जो पद होता था ना, उससे मिलता जुलता है। उसी व्यवस्था को वहां पे भी अप्रूवल लेने के लिए, उनके भी पार्लियामेंट से पास होने के बाद कोई भी बिल अप्रूवल लेने के लिए राजा के पास जाता है। और हमारे यहाँ भी संसद के दोनों सदन से बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए जाता है। तो ये व्यवस्था तो समान है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद जो है निर्वाचित है और उनके यहाँ जो पद है वो वंशानुगत है। एक ही खानदान के लोग जो है ना, उत्तराधिकारी के रूप में राजा, विक्टोरिया, ये सब का पद लेते जा रही है। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम लोगों के द्वारा होता है। समझ रहे? ठीक है। तो अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि भैया क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो इसके बारे में आर्टिकल नंबर 54 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो हमारे होंगे वो चुनाव के द्वारा आएंगे, निर्वाचित होकर आएंगे, कोई वंशानुगत पद नहीं है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 54। और ये कैसे निर्वाचित होंगे? तो इनके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। और निर्वाचक मंडल में कौन होगा? वो हमारे प्रतिनिधि होंगे, हमारे प्रतिनिधि होंगे। तो इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? देखिए, एक शब्द निर्वाचित याद रखिएगा, ये सभी जगह काम आएगा। निर्वाचित एमपी एंड एमएलए, एमपी और एमएलए, एक शब्द में एमपी एंड एमएलए। और निर्वाचित एमपी में कौन कौन आ जाएंगे? तो निर्वाचित एमपी में आ जाएंगे राज्यसभा के एमपी निर्वाचित और लोकसभा के मेंबर निर्वाचित। देखिए, राज्यसभा में 12 जो होते हैं मनोनीत सदस्य भी होते हैं, लेकिन उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है, वो निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होंगे। और उसी तरह यहाँ पे हर एक राज्य के जो विधायक होंगे, एमएलए है ना, विधायक जिसे कहते हैं हम लोग, इसे विधायक कहते हैं, और एमपी को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। तो ये निर्वाचित विधायक होंगे। तो ये निर्वाचक मंडल होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जिस जिस राज्य में विधानसभा है या यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, तो वहां से निर्वाचित जो विधायक होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे, निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। तो अब एक तरह से देख लीजिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दिल्ली में भी विधानसभा है, पौंडीचेरी में भी विधानसभा है, will also be included through the 70th Constitutional Amendment 1992। 70th Constitutional Amendment के बाद पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर जो है भाग लेने लग गए हैं। कब से? 1992 से। तो ये बातें की गई है। तो 1992 से ये 2 यूनियन टेरिटरी के विधायक भाग लेने लग गए हैं, निर्वाचित सदस्य। तो आर्टिकल नंबर 54 में यही बताया गया कि हमारे राष्ट्रपति जो आएंगे वो चुनाव प्रणाली से आएंगे। अब ये चुनाव प्रणाली से तो आएंगे, लेकिन चुनाव की विधि क्या होगी ये आर्टिकल नंबर 55 में बताया गया है।
आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि कैसे कैसे चुनाव प्रणाली होंगे और किस तरह से उन्हें चुने जाएंगे। अब जैसे कि देख लीजिए, यूनियन टेरिटरी के रूप में दो और बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख में तो भैया विधानसभा है नहीं, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा है तो वहां के भी निर्वाचित सदस्य होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। समझ रहे? लेकिन फिलहाल जो है हमें यह देखना है कि इनकी प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति जी के चुनाव की प्रक्रिया में कुछ शब्द है जिससे सवाल भी बनते हैं। एक तो इनडायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब देखिए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विधि का क्या मतलब होता है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब जनता सीधे चुनती है। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब हम अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चुनते हैं। आपने किन्हें चुना? आपने सांसद को चुना, लोकसभा के सदस्य को चुना, आपने विधानसभा के सदस्य को चुना, और आपके ये चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। मतलब आपके द्वारा पहले उनको क्या किया गया? ऑथोराइज किया गया, उनको प्रतिनिधि आपने बनाया, तब तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए। तो इनडायरेक्टली आपके द्वारा ही चुने गए ना, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसीलिए इनकी जो प्रोसेस बोला जाता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस या अप्रत्यक्ष। इसके बाद अगर बात किया जाए, इससे आगे की जब बात करेंगे तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होगी। सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, और इसको हिंदी में कहेंगे आप एकल संक्रमणीय पद्धति। क्या कहेंगे? एकल संक्रमणीय पद्धति। समझेंगे एक एक बात को। एकल संक्रमणीय पद्धति। अब एक बात समझिए, एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब क्या होता है? एमपी के चुनाव से और विधायक के चुनाव से थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है? मान लेते हैं आपके क्षेत्र में, मान लेते हैं 4 एमपी खड़े हुए हैं, ए बी सी डी। तो आप क्या करते हैं, जब सांसद को चुनने जाते हैं या विधायक को चुनने जाते हैं तो किसी एक को वोट देते हैं और बाकी को कोई वोटिंग नहीं देते हैं। और जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली बात होती है ना, सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेगा वही जीत जाएगा, वही इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रकार की बातें नहीं होती है। इसमें अगर मान लेते हैं 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे वो प्रायोरिटी देंगे कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको चुनाव में देते हैं। जैसे मान लिया एक कैंडिडेट आया, वो बोलेगा कि ए फर्स्ट नंबर में, सी सेकंड नंबर में, बी थर्ड नंबर में, डी फोर्थ नंबर में। दूसरा आया, बोला नहीं भैया, बी मेरा फर्स्ट नंबर में होगा, सी सेकंड नंबर में होगा, डी थर्ड नंबर में होगा, ए फोर्थ नंबर में होगा। कोई और आया, बोला कि नहीं, सी फर्स्ट नंबर में। तो इस प्रकार से सब अपना अपना प्रायोरिटी देता है। और ये प्रायोरिटी देने के बाद वोटिंग हो जाती है। वोटिंग के नंबर के आधार पे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, वोट के वैल्यू के आधार पर होता है। वोट वैल्यू निकाला जाता है। इसलिए एक शब्द और जुड़ता है इनके चुनाव में, प्रोपोर्शनल वोटिंग। प्रोपोर्शनल वोटिंग यानी प्रोपोर्शनल वोटिंग का मतलब होता है आनुपातिक, आनुपातिक चुनाव प्रणाली। अब मैं यह भी बताऊंगा आपको आनुपातिक चुनाव प्रणाली में क्या करते हैं। तो 2-3 वर्ड, एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव, सिंगल ट्रांसफरेबल, प्रोपोर्शनल वोटिंग, ये 3 शब्द चुनाव को कंप्लीट करेगा। देखिए अब कैसे होगा। अब प्रोपोर्शनल वोटिंग का मतलब होता है कि हर एक निर्वाचक सदस्य, जो सदस्य होंगे, निर्वाचक सदस्य में कौन होंगे, इलेक्टेड एमपी होंगे या एमएलए होंगे। तो इनके वोट वैल्यू होता, वोट का वैल्यू होता, वोट वैल्यू निकाला जाता है। वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हर एक विधायक या सांसद के मत का मूल्य आप कैसे निकालेंगे? तो इसकी प्रक्रिया है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है वो देख लीजिए। इसकी वोट वैल्यू ये होती है कि तो अगर एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालना है आपको, किसका? एक एमएलए का वोट वैल्यू अगर आपको निकालना है तो उसमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी, जितने भी जिस राज्य का एमएलए है उस राज्य की जितनी पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन को, या यूनियन टेरिटरी है जहां पे विधानसभा है,
तो उसकी कुल जनसंख्या को जितने सीट है किसका, विधायक का यानी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर का, तो उनसे डिवाइड कर देंगे और 1000 से गुना कर देंगे। दिखाई अगर नहीं दे रहा तो मैं इसको आपको प्लेन पेपर पे बनाकर दिखाता हूं, समझिए कैसे होगा। ओहो, ठीक है, कैसे किया जाएगा। मान लेते हैं एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालना है, एमएलए एक विधायक का वोट वैल्यू निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसका निकालना है, डिवाइडेड, उसको डिवाइड करेंगे जितने सीट है। जैसे कि मान लेते हैं दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है ना, बिहार में, झारखंड में, जितने भी अलग अलग है, सभी राज्यों का अलग है। तो उस इसीलिए टोटल नंबर ऑफ एमएलए, टोटल एमएलए ऑफ स्टेट या यूटी इंटू 1000। तो इस रेशियो से किसका वोट वैल्यू निकल गया, एमएलए का वोट वैल्यू, एमएलए का मत मूल्य, एक एमएलए का वोट वैल्यू निकल गया, एक वोट वैल्यू, समझ गए। अब एमएलए का तो आप निकाल लिए। अब एमएलए के निकालने के बाद आपको क्या करना है, अब किसका, सांसद भी तो चुनाव में भाग लेता है, एमपी भी तो चुनाव में भाग लेता है, तो एमपी के चुनाव का वोट वैल्यू भी निकालना होगा, जो कि सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का वोट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के योग से। कैसे निकालेंगे इसके भी आप लोग देख लीजिए। मतलब क्या है, ये हो गया। अगर मान लेते हैं आपने एमएलए का निकाल लिया, अब एमपी का निकाल लीजिए, एमपी का वोट वैल्यू ऑफ एमपी है ना, वोट वैल्यू ऑफ एमपी। तो क्या करेंगे, जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि ऑल वोट वैल्यू ऑफ, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी, जितने भी विधायक पूरे देश में है सभी का वोट वैल्यू को जोड़ देंगे, और जितने एमपी है, टोटल नंबर ऑफ एमपी, टोटल नंबर ऑफ एमपी। अच्छा, एमपी में कौन कौन, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये दोनों के। तो ये जो टोटल, मान लीजिए झारखंड के टोटल विधायक का वोट वैल्यू अलग हुआ, बिहार का अलग हुआ, तेलंगाना का अलग हुआ, कर्नाटक का अलग हुआ, बंगाल का अलग हुआ, सबको जोड़ेंगे। और सबको जोड़ने के बाद जितने सांसद है, जैसे हमारे कितने सांसद है लोकसभा में, 545, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन था, उसको हटा के बात कीजिए। और जो है राज्यसभा में जितने हैं उसमें 12 नॉमिनेटेड, उसको हटा के बात कीजिए, जितने बच गए वो सभी सांसदों की संख्या, दोनों सांसदों की संख्या जोड़िए और उससे टोटल वोट वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। तो इससे क्या पता चल जाएगा, वोट वैल्यू ऑफ 1 MP, 1 MP। तो आपको दोनों पता चल गया, एक एमपी का वोट वैल्यू भी पता चल गया और एक एमएलए का वोट वैल्यू भी पता चल गया। अब क्या होगा, अब जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा, राष्ट्रपति जी का चुनाव में क्या होगा, सभी लोग भाग लेंगे वोट जाकर। जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट ABCD सभी लोग दिए, तो एक एमएलए वोट दिया, एमपी वोट दिया, सभी लोग अपना अपना वोट दे रहे, और सभी वोट वैल्यू निकालते निकालते जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो निकाला जाता है कि किसका वोट वैल्यू टोटल 50% से जिसका ज्यादा आया वो चुनाव जीत जाता है। 50% से प्लस जिसका हो जाए वो चुनाव जीत जाएगा, जिसकी वोट वैल्यू 50% से ज्यादा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 50% किसी का नहीं आया, तो वैसे कंडीशन में जिसके पास सबसे कम वोट वैल्यू आता है उसके मत मूल्य को उसी रेशियो में बाकी तीनों में बांट देंगे, जिस रेशियो में उस नंबर के वोट वो पाए हैं। उसमें भी नहीं होगा तो फिर, लेकिन अभी तक भारत में क्या हुआ ना, 2 कैंडिडेट से ज्यादा खड़ा नहीं हुआ भारत में, लेकिन व्यवस्था तो है ना, 10 भी खड़े हो सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो याद रखिएगा, तो ये जिनके पास 50% से ज्यादा मत मूल्य आ जाए
वो राष्ट्रपति घोषित हो जाता है। इसीलिए बोला गया आम तौर पर जिसकी सरकार चलती रहती है केंद्र में, वो अपने कैंडिडेट खड़ा करता है और वही जीत भी जाता आमतौर पर ज्यादातर। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी ने खड़ा किया था उनको, रामनाथ कोविंद जी तो उनको भी बीजेपी ने खड़ा किया, एपीजे कलाम साहब, तो ये सब क्योंकि सारे राज्यसभा और लोकसभा के इनके अपने सांसद तो उन्हीं को वोट देंगे ना, तो वोट वैल्यू तो ऐसा ही 50% से ज्यादा हो जाता है। 2 ही लोग तो रहते हैं, जनरल 2 ही लोग हैं, लेकिन 2 लोग से ज्यादा कैंडिडेट भी खड़े होने का चांसेस है, मतलब हो सकता है, प्रावधान है। तो ये प्रक्रिया थी राष्ट्रपति जी की चुनाव की। 2-3 बातें याद रखना है। निर्वाचक मंडल, इलेक्टेड मेंबर ऑफ सांसद का भी और लेजिस्लेटिव का भी, मतलब कि विधायक और एमपी। दूसरा अप्रत्यक्ष प्रणाली, प्रोपोर्शनल वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, और जिसको वोट वैल्यू का 50% से ज्यादा मिल जाएगा वो राष्ट्रपति के रूप में चुने जाएंगे और अगले 5 साल तक वो राष्ट्रपति रहेंगे और उनको शपथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या ये समझ में आपको आया? कमेंट में बताइए। अब आपके कमेंट हम देखते हैं समय समय पे कि आपको ये प्रक्रियाएं समझ में आई या नहीं। तो ये थी प्रक्रिया राष्ट्रपति के चुनाव की। जय हिंद, जय भारत।